नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको सुनाऊंगी जगदीश चंद्र जी का उपन्यास कभी न छोड़े खेत का चौथा भाग। आप उपन्यास को विस्तार से समझने के लिए इसके पिछले भागों को ज़रूर सुनें। चलिए शुरू करते हैं चौथा भाग। रात को शायद गांव में कोई आदमी भी अच्छी तरह नहीं सो पाया था। छतों पर खुसर फुसर की आवाज़ें निरंतर आती रहती थी। लोग एक दूसरे को आवाज़ें देकर परस्पर साहस बढ़ा रहे थे। मंगलू चौकीदार की करख्त आवाज़ रात की निस्तंभता को चीरती हुई गूंज जाती तो लोगों को विश्वास हो जाता कि गांव अभी आबाद है। इस दुर्घटना से पूर्व मुर्गे की पहली बाग के साथ ही गांव सचेत हो जाता था, परंतु आज मुर्गे 3 बागें दे चुके थे। तकिए के पेड़ों से परिंदों के डार शोर मचाते हुए उड़ गए थे। डोर डंगर अपने गीले स्थानों से बाहर निकलने के लिए बेचैनी से गले में पड़े रस्से खींचते हुए शोर मचा रहे थे, लेकिन गांव में सब किवाड़ अभी तक बंद थे। जब आकाश पर केवल एक ही तारा रह गया और पूर्व में लाली फैलने लगी तो लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया। हर आदमी जल्दी से जल्दी काम निपटाने की फिक्र में था। लोग खेतों में जाते, परंतु उल्टे पांव ही वापस आ जाते। शामलात की ओर जाना तो दूर, लोग उस ओर देखते भी नहीं थे। फेरूमल मुंह अंधेरे ही अपनी दुकान में आ गया। किवाड़ अंदर से बंद करके अंधेरी कोठरी में बैठा वह बहुत सावधानी से रुपए गिन गिन कर अलग अलग कपड़ों में बांधने लगा। उसने असल और ब्याज दोनों का ब्यौरा लगा लिया। रुपए पैसे का हिसाब करने और उससे अच्छी तरह संभालने के बाद वह दुकान को बंद करके गली में आ गया। अन्य लोगों की तरह नई खबर सुनने के लिए वह भी जमीन को सूंघता हुआ मुंशी बाबूराम की दुकान पर आ गया। मिल्खा सिंह दुकान के चबूतरे पर लाठी के सहारे खड़ा बेचैनी से अपनी नाक कुरेद रहा था। फेरूमल ने वहां पहुंचते ही मिल्खा सिंह से पूछा, चौधरी सुनाओ, कोई नई खबर लाए हो? अभी मिल्खा सिंह ने कोई उत्तर नहीं दिया था। दिलदार झूमता हुआ वहां आया और बाजू लहराता हुआ बोला, मुंशी मर गया, बहुत अच्छा हुआ। साला मर गया, मुंशी ने दबी आवाज में गाली देकर कहा। दूर, फटे मुंह काली जबान वाला, जब बोलता है फुक्र बोलता तोलता है। मल्का सिंह ने जोर का ठहाका मारा और दिलदार को झिझेरते हुए बोला, मुंशी तो तेरे सामने बैठा है, कौन मर गया है? वह मर गया साला, बहुत अच्छा हुआ, मर गया। दिलदार मुंह पर उल्टा हाथ रखकर बकरा बुलाने लगा। उसकी बोझिल आंखों में लाल डोरे और भी ज्यादा उभर आए। फेरूमल ने सबको चुप रहने का इशारा किया। वह दिलदार के कंधे पर हाथ रखकर बोला, सरदार दिलदार सिंह, कौन मर गया है? वही साला जिसने मेरी जमीन अपनी माँ शायद करतार के बारे में कह रहा है। उसके जख्म गहरे थे, फेरूमल ने दबे स्वर में कहा। उन सबकी आंखों के सामने करतार की कुंदन जैसी देह और भूरी संवरी मुच्छे और दाढ़ी घूम गई। दिलदार ने सबको आहिस्ता आहिस्ता बातें करते सुना तो ऊंची आवाज में बोला, जाओ जाकर जसवंत कौर से कह दो कि जगत सिंह तो अपनी माँ के साथ चला गया है। अब वह मेरे ऊपर चादर डाल ले और मेरा जो जमीन हड़प की है वह दहेज में साथ लेती आए।
इतनी देर में वहाँ बहुत से लोग जमा हो गए। दिलदार ने जगत सिंह का नाम लिया तो सब अफसोस से तूत तूत करते हुए गली में दोनों ओर दौड़ गए ताकि दूसरे लोगों में भी यह खबर सुना दे। एक औरत ने अपनी छत पर जाकर यह सूचना दूसरी स्त्री तक पहुंचाई। थोड़ी ही देर में यह खबर बंची सिंह के घर में भी पहुंच गई और वहां रोना पीटना शुरू हो गया। जसवंत कौर की चीखें सारे गांव पर छा गई। कुछ स्त्रियां तमाशाबीनी के लिए और कुछ सहानुभूति दिखाने सरदारनी के पास पहुंच गई। थोड़ी देर बाद किसी ने आकर बताया कि जगत सिंह तो अभी जिंदा हैं, लेकिन प्यारू के बारे में डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। कुछ मिनटों के बाद बंची सिंह के घर से रोने की आवाज़ें आनी बंद हो गई और नत्ता सिंह के घर से सयापे की चीखें उठने लगी। फिर किसी ने यह खबर दी कि अभी तक सब जिंदा हैं। लोगों ने इस खबर पर भी विश्वास कर लिया और गांव का वातावरण एक बार फिर शांत हो गया। इन अफवाहों के कारण सारा गांव मुंशी बाबूराव की दुकान पर इकट्ठा हो गया। मिल्खा सिंह लोगों के बीच में लाठी ऊपर उठाए हुए उकड़ू बैठा था। उसकी दाढ़ी और बालों पर ताज़ा मेहंदी खूब चमक रही थी। मुंशी ने भगवान को याद करते हुए कहा, परमात्मा सबको हाथ देकर बचा ले। मुंशी, अभी क्या कहा जा सकता है? जख्म तो प्यारू और करतार दोनों के गहरे हैं। डॉक्टरी रिपोर्ट हो जाए तो पता चलेगा कि दोनों फकीरों पर दफा कौन सी लगती है। मिल्खा सिंह ने कहा। फिर वह खकारता हुआ बोला, फौजदारी के लिए लालचंद जैसा वकील नहीं मिलेगा। वह तो फांसी पर चढ़े आदमी को भी उतार लेता है। ऐसी जिरह करता है कि काइयाँ से काइयाँ गवाह भी चौकड़ी भूल जाए, लेकिन फीस बहुत तगड़ी लेता है। उसकी मुंशी भी पूरी वकील हैं। मेरी बहुत इज्जत करता है। कहता है, चौधरी, जिस फरीक का तू गवाह होगा वह ज़रूर मुकदमा जीतेगा। मिल्खा सिंह ने मुंशी को मुस्कुराते देखा तो तुनक कर बोला, मुंशी, कचहरी का काम हर आदमी के बस का नहीं। गवाह चुस्त हो तो झूठा मुकदमा भी सच्चा बन जाता है। पट्टी में मेरी मासी के लड़के ने पार्सल दिन दहाड़े कत्ल कर दिया था। मैं भी उसका गवाह था। दूसरे फरीक का वकील लालचंद था। हमने हाई कोर्ट के वकील राय साहब दौलत राम को खड़ा किया। मैंने राय साहब को ऐसी तरकीब बताई कि फांसी का हकदार मुलजिम साहब बरी हो गया। उनकी जिरह सुनने वाली थी। इतना मज़ा तो मुर्गों की लड़ाई में भी नहीं आता। मेरी गवाही हुई तो लालचंद ने मुझसे बहुत सख्त जिरह की, लेकिन मैंने उसकी एक न चलने दी। उसने बहुत घुमा फिरा कर बातें पूछी, लेकिन मेरी ज़मीन पक्की थी। वह शह देता, मैं पैंतरा बदल लेता। जज साहब भी हमारी बहस सुनकर मुस्कुरा रहा था। जब लालचंद ने जिरह खत्म करके जज साहब को झुककर बंदगी की तो जज साहब ने उसे अंग्रेजी में कुछ कहा। हमारे वकील ने मुझे कचहरी के अंदर ही छाती से लगा लिया। लालचंद ने कचहरी से बाहर आकर मुझसे कहा, चौधरी, अगर तू गवाह न होता तो मैं मुलजिम को सीधा सूली पर पहुंचा देता। जब मंगलू चौकीदार ने मुंशी की दुकान की ओर आने के लिए मोड़ काटा तो वहां बैठे लोगों में एकदम हलचल हो उठी। सब लोग मिल्खा सिंह को भूल गए। फेरूमल ने आगे बढ़कर मंगलू को रोक लिया और शिकायत भरी आवाज़ में बोला, रात तू ऐसा भागा कि फिर नज़र ही नहीं आया। पहरा देने भी आधी रात के बाद ही निकला था।
हाँ, थोड़ी देर के लिए सो गया था। मंगलू चबूतरे पर चढ़ आया तो मिल्खा सिंह ने पेशा अंदाज में पूछा, क्या डॉक्टर ने पर्चा काट दिया है? सुना है काट दिया है। क्या लिखा उसने? यह तो मुझे नहीं पता। दोनों सरदार डॉक्टर से अलग अलग मिले थे। उन्होंने ही बताया कि डॉक्टर ने पर्चा काट दिया है। मिलना ही चाहिए था। यही मौका है जब फौजदारी के मुकदमे का फैसला हो जाता है। डॉक्टर चाहे तो इरादा ए कत्ल के केस को मामूली झगड़ा और मामूली झगड़े को बड़ा जुर्म बना सकता है। मिल्खा सिंह ने कहा। फिर सबकी ओर देखता हुआ बोला, तो इसका मतलब है पुलिस मौके पर भी तफ्तीश करने आएगी? आज ही बड़ा थानेदार आ रहा है, साथ में सिपाही भी होंगे। अस्पताल में भी बंदूक वाला सिपाही पहरा दे रहा है, मंगलू ने बताया। फिर बाबूराम की ओर देखते हुए पूछा, मुंशी जी, रात संदेशा मिल गया था? हाँ, मिल गया था। अच्छा, मैं चला। बढ़ के नीचे थानेदार और पुलिस के बैठने का इंतजाम करना है। सारे गांव को पेश होने का हुक्म है। कहकर मंगलू चबूतरे से नीचे उतरा तो मुंशी भी उसके साथ हो लिया। थोड़ी दूर जाकर उसके कान में बोला, बंची सी आ जाए तो उसे कह देना कि थानेदार साहब और पुलिस का खाना मेरे घर में ही बनेगा। उनके घर में तो पहले ही बहुत संकट है। कोई और पूछे तो कह देना कि बंदोबस्त हो गया है। फेरूमल तुरंत ताड़ गया कि मुंशी बाबूराम मंगलू के पीछे क्यों गया है। इसका इरादा उसका भी था, लेकिन वह इसलिए रुक गया क्योंकि पहले मुंशी ने कर ली थी। फेरूमल को कुछ अफसोस हुआ कि थानेदार से मुँह मुलाहजा बढ़ाने का मौका हाथ से निकल गया। फिर उसने यह सोचकर अपने आप को तसल्ली ली कि मुंशी तो गिरा हुआ आदमी है, हर एक के पांव छूता है। अब सारा दिन थानेदार की अड़दल में खड़ा रहेगा। मुंशी वापस आ गया तो मिल्खा सिंह ने शरारत से पूछा, मुंशी, मंगलू के कान में क्या फूंक मार आए हो? कोई खास बात नहीं होगी? यही कहा होगा कि थानेदार के खाने पीने का इंतजाम मेरे घर में होगा, फेरूमल ने लापरवाही से कहा। मुंशी काइया आदमी है। मुंशियानी यूं तो घर में प्याज तक नहीं घुसने देती, लेकिन आज तो मुर्गा बनेगा, भांत भांत के पकवान पकेगी। मिल्खा सिंह ने मुंशी के कान में धीमे स्वर में कहा, शराब लाने के लिए अभी से आदमी ठेके भेज दो। चौधरी, थानेदार हमारे घर में खाना खाए, ऐसे हमारी भाग्य कहाँ? मुंशी ने हीन भाव से कहा। फेरूमल भागकर अपनी दुकान पर आ गया। ऐसे हमारे भाग्य कहाँ? मुंशी ने हीन भाव से कहा। फेरूमल भागकर अपनी दुकान पर आ गया। उसने कुर्ती के ऊपर कुर्ता पहन लिया, नई पगड़ी निकालकर सिर पर रख ली। अलमारी के नीचे नया जूता निकाल उसे अच्छी तरह झाड़ पोंछकर एक तरफ रख दिया। फेरूमल ने दुकान का एक किवाड़ बंद करके 500 के नोट 2-3 बार गिने, फिर उन्हें एक कपड़े में बांध कुर्ती के भीतर जेब में रख लिया और बाहर चबूतरे पर आकर बैठ गया। मुंशी दुकान बंद करके सीधा घर गया और अपनी पत्नी को घर में न पाकर वह जोर जोर से आवाज़ें देने लगा। रमेश की माँ, तू कहाँ है? एक पड़ोसी ने बाहर निकलकर मुंशी को देखा और दूसरे घर में घुसकर उसकी पत्नी को बुला लाई। उसे देखकर मुंशी तीखे स्वर में बोला, कहाँ चली गई थी? तू इस तरह घर को खुला छोड़कर मत जाया कर, पीछे चाहे कुत्ते बर्तन सूंघते रहे। फिर उसने सरगोशी में कहा,
थानेदार गांव में मौका देखने आ रहा है। अपने पति की बात अनसुनी करती हुई वह बोली, सुना है बंदूक वाले सिपाही भी साथ होंगे। मुझे तो डर लगता है। रमेश के भैया तुम आगे मत होना। मुझे सब पता है। थानेदार साहब का खाना यही बनेगा। 5-7 आदमी साथ होंगे। हैं, पहले क्यों नहीं बताया? रमेश की माँ ने तुनक कर कहा। पड़ोसिन भी अंदर आ गई तो मुंशी की पत्नी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, कहते हैं पुलिस का खाना हमारे घर में बनेगा। 8 आदमी होंगे। मुंशी ने उसकी बात को अनसुनी करते हुए कहा, आलू में ला देता हूँ, साथ में मांस की धुली दाल बना लेना। थानेदार को दाल के साथ रोटी देते हुए अच्छा नहीं लगेगा। बाकी बंदोबस्त मैं बाहर ही कर लूँगा। मुंशी की पत्नी समझ गई और ऐंठती हुई बोली, अपने मुँह मुलाहजे बाहर ही रखा करो। बर्तन भी किसी और से मांग लेना। मैं अपने बर्तनों को हाथ नहीं लगाने दूंगी। भ्रष्ट हो गए तो कौन उन्हें दहकती आग से मांजेगा। अच्छा, अब मेरे कपड़े निकाल दे। मुंशी ने अपने कपड़ों पर नज़र दौड़ाते हुए कहा। उसने बारीक किनारी वाली धोती, सफ़ेद पोपलिन का कुर्ता और कलफ लगी पगड़ी निकाल दी। मुंशी बाबूराम ये कपड़े खास मौके पर ही पहनता था। उसने शीशे के सामने बैठकर पगड़ी बांधी और पिछला पल्लू कसक कर पीछे टांग दिया। कपड़े पहने और नई गुरगाबी पाँव में डालकर दुकान पर आ गया। मिल्खा सिंह उजले कपड़े पहनकर पहले से ही वहाँ बैठा था। उसने सरसों के तेल से अपने माथे और चेहरे को चमका लिया था। उसके अंदर एक आग सी भड़क रही थी, परंतु वह उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा था। मुंशी के उजले कपड़े देख वह बोला, तुम तो थानेदार से मिलने आओगे? हाँ, जाना तो पड़ेगा। हाकिम गांव में आए तो जाना ही पड़ता है। फिर मैं सफ़ेद पोश में भी हूँ। पुलिस को खाना भी खिलाना है। मुंशी हुक्के की चिलम को टटेलते हुए बोला। मिल्खा सिंह चुप हो गया और ज़मीन पर बैठे बैठे एक पाँव हिलाते हुए बोला। वह थानेदार के लिए तैयार होने वाले पकवानों के बारे में सोचने लगा और उसके मुंह में पानी आ गया। वह मुंशी के कान में बोला, पीने पिलाने का बंदोबस्त कर लिया है या नहीं? हाँ, चरने देवर को ठेके भेज रहा हूँ। मुंशी ने सामने गली में खड़े युवक की ओर संकेत करते हुए कहा। ठीक है, वह साइकिल पर चला जाएगा। अंग्रेजी शराब मंगवाना। अब पुराने वक्तों के थानेदार नहीं हैं जो देसी पर ही मान जाते हैं। जो कहो मंगवा देता हूँ। मैंने तो कभी मुँह नहीं लगाई। मुझे अच्छी बुरी की क्या पहचान। तुम चरने को समझा दो। चरने? नाम तो मुझे याद नहीं। वह बोतल लाना जिस पर सफ़ेद टट्टू की तस्वीर होती है। जब बड़े लोग वही पीते हैं। मिल्खा सिंह ने कहा। चरना चला गया तो मिल्खा सिंह चारों ओर एक निगाह डाल मुंशी की बगल में आ बैठा और गोपनीय स्वर में बोला, नंबरदार से भी मिले हो या नहीं? अब तो उसे तुम्हारी ज़रूरत है। फौजदारी का मुकदमा रुपए को ऐसे पीता है जैसे रेत का पानी को। मुंशी मौका है, इसे हाथ से न जाने देना। मुंशी बाबूराम अभी उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दे पाया था। रेशो दौड़ता हुआ आया। सरदार जी आ गया है, कहता था कि तुम्हें खबर करता जाऊं। मुंशी ने जल्दी जाने के लिए तैयार हो गया। मुंशी, मुझे अभी से नीचे कर लो। सुना है
थानेदार राजपूत हैं। ऊंचे मुझे देख वह खंदूक खा जाता है। मिल्खा सिंह गली में दूसरी ओर जाता हुआ बोला। फेरूमल को बंची सिंह के आगे आने का पता चला तो वह भी दुकान बंद करके सीधा उसके घर की ओर चल दिया। उससे इतनी गलती हुई कि वह बड़े रास्ते से होकर गया। मुंशी पिछवाड़े से और तबेले में जाने के बजाय सीधा रिहायशी मकान में चला गया। बंची सिंह मूड़े पर बैठा था। जसवंत कौर छोटा सा घूंघट काढ़े उसके सामने जमीन पर बैठी रो रही थी। मुंशी ने खासकर अपने पहुंचने की सूचना दी तो बंची सिंह आंखें पोंछता हुआ बोला, आओ मुंशी जी, जगत सिंह और करतार का क्या हाल है? मुंशी ने घबराई हुई आवाज में पूछा। ठीक नहीं है, करतार को कभी कभी होश आता है लेकिन किसी को पहचानता नहीं है। जगत सिंह की हालत भी वैसी ही है। बाप बेटे के बिस्तर के साथ साथ लगे हैं, पट्टियों में बंधे हुए हैं, देखकर रोना आता है, बंची सिंह ने रुंधी हुई आवाज में कहा। मुंशी नजरें नीची किए बैठा रहा। कुछ देर के बाद लंबी सांस छोड़ता हुआ बोला, परमात्मा जल्दी आराम देगा। कुछ क्षणों तक चुप रहकर वह फिर बोला, डॉक्टर ने पर्चा क्या दिया है? दोनों एक तरफ सा ही पर्चा दिया है। किसी ने पूछवाया था। उसने कहा कि दोनों एक तरफ हालात एक सी ही हैं, कोई मदद नहीं कर सकता, इसीलिए आगे बात बढ़ाने का कोई फायदा नहीं था। वैसे नजर न्याज दे दी थी। थानेदार से बात कर ली है? मुंशी ने कहा। हाँ, दंसोदा सिंह ने कहा तो है, उसकी थानेदार से थोड़ी बहुत जान पहचान है। नया आदमी है, इसीलिए ज़्यादा पता नहीं कैसा है। सुनने में यही आया है कि तबीयत का सख्त है लेकिन पैसा खाता है। आज वह यहाँ आएगा, हौलदार से मिलकर पता कर लेना। पैसे हैं या? मुंशी चुप हो गया। 200-400 होगा, बाकी 60-70 बोरी गेहूं की पड़ी, उसे बेच देंगे, बंची सिंह ने बताया। वह तो बाद में देखा जाएगा। मुंशी ने क्षण भर में ही गेहूं की कीमत का हिसाब लगा लिया। जेब से 1000 रुपये निकाले और बंची सिंह की ओर बढ़ाता हुआ बोला, मुकदमे पर तो ब्याह शादी से भी ज़्यादा खर्च होता है। ये रकम मैं साथ लेता आया था, सोचा शायद ज़रूरत पड़ जाए। रुपए अपने पास ही रखो, अगर थानेदार मान गया तो उसे देने होंगे। मेरा ख्याल है 1000 में मान जाएगा, कहकर बंची सिंह चिंतित स्वर में बोला, सुना है नत्था सिंह के साड़ू का भतीजा इस थानेदार का दोस्त है, लेकिन आप तो जानते हैं कि पुलिस वाले सगे बाप के भी यार नहीं होते। फिर एक क्षण रुककर कहा, हाँ, दोपहर से पहले पुलिस पहुंच जाएगी। बड़ा थानेदार, एक हौलदार, 3-4 सिपाही साथ होंगे। 5-7 आदमियों के खाने का बंदोबस्त कर लेना। रसद मैं भिजवा देता हूँ। मंगलू से मैंने कहा था, उसने बता दिया होगा। उसे काबू करना चाहिए, बंची सिंह ने कहा। मैंने पहले ही बंदोबस्त कर लिया है, लेकिन घर में देशी घी खत्म है। वह यहाँ से चला जाएगा। मुर्गा बनाने के लिए हरि किशन से कह दिया है। पुराना शिकारी है, चरने को साइकिल पर अंग्रेजी शराब के ठेके बेच दिया है। बंची सिंह उठकर तबेले से जुड़े बड़े दालान की ओर आ गया। जब वह वहां पहुंचा तो बहुत से लोग बैठे थे। फेरूमल ने मुंशी को बंची सिंह के साथ देखा तो उसका माथा ठनका और उसे
महसूस हुआ कि बंची सिंह को शायद अब उसकी ज़रूरत नहीं होगी। उसे मुंशी पर क्रोध तो बहुत आया, लेकिन चुपचाप पी गया, यह सोचकर कि अपने आप को तसल्ली दे ली थी कि अच्छा ही हुआ, क्योंकि बंची सिंह खुद सरदार हैं। उससे ब्याज भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। सबने करतार और जगत सिंह के बारे में पूछा। बंची सिंह बहुत संक्षेप से उनका हाल बताकर चुप हो गया। लोग कुछ समय तक खामोशी से बैठे रहे, फिर उनके सामने जल्दी ही स्वस्थ होने की कामना करते हुए एक एक करके उठ गए। मुंशी और मिल्खा सिंह बैठक से एक साथ निकले। फेरूमल ने मौका देख बंची सिंह से कहा, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बता देना। आपकी मुसीबत मेरी अपनी मुसीबत है। शाह जी, आपके सहारे ही तो सारा काम होगा। पता नहीं कितने टोकरे रुपए के लगेंगे। कल जिस समय से यहाँ झगड़ा हुआ है, मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं पड़ा। हर वक्त आंखों के सामने करतार और जगत सिंह की शक्लें घूमती रही। परमात्मा जल्दी आराम देना। फेरूमल ने उठते हुए बंची सिंह से एक बार फिर कहा, आपसे कोई पर्दा तो है नहीं? जितनी ज़रूरत हो बिना संकोच बता देना। मुंशी और मिल्खा सिंह जब काफ़ी दूर आ गए तो मुंशी ने कहा, बंची सिंह एक ही दिन में बूढ़ा हो गया है। उसे चोट भी गहरी लगी है। काम करने वाले दोनों बाप बेटा अस्पताल में पड़े हैं। बंची सिंह ने तो सारी उम्र चौधर की है, हल को हाथ लगाकर नहीं देखा। नत्था सिंह के घर में भी दर्शन और बीर ही रह गए, वे भी छोटे हैं। नत्था सिंह आप तो अब खेती का बोझ उठा नहीं सकते, मिल्खा सिंह ने कहा। फिर मुंशी की ओर झुकता हुआ बोला, बंची सिंह को जगत सिंह का इतना फिक्र नहीं है जितना करतार का है। उसका नाम सुनते ही उसकी आंखें डबडबा आती हैं। फिर आंखें दबाता हुआ शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, क्यों न हो, उसका अपना खून है। करतार का दुख उसे नहीं होगा तो किसको होगा। जब मुंशी ने मिल्खा सिंह की बात का कोई उत्तर नहीं दिया तो फिर बोला, मुंशी, बेटे का दुख बाप को नहीं होगा तो क्या तेरे मेरे को होगा? बाप तो बेटे के साथ अस्पताल में पड़ा है, मुंशी ने मिल्खा सिंह की ओर देखते हुए कहा। उसने जोर का ठहाका मारा। मुंशी सब कुछ जानता है, लेकिन जबान से नहीं कहता। जगत सिंह ने तो सिर्फ करेवा किया है जसवंत कौर के साथ। वह तो सिर्फ कागजों में जसवंत कौर का खाविंद और करतार का बाप है। तू क्या समझता है कि बंची सिंह कमियों की औरतों के सहारे सारी उम्र कुंवारा रहा है? चौधरी, कभी ऐसी बात सुनी तो नहीं है, लेकिन तू कहता है तो ठीक ही होगी। अच्छा, अब यह बता, तू किस तरफ गवाही देगा? मैं तो किसी तरफ गवाही नहीं दूंगा। नत्था सिंह दूर पास से मेरा शरीकेदार है। हमारे परदादे सगे भाई थे। अभी उसके घर होकर आया हूँ। उसने भी गवाही के लिए कहा था, लेकिन मैंने उसे जवाब दे दिया है। चौधरी, भला तुमसे रहा जाएगा? वकील मुंशी सब तेरी सलाह से होंगे। बंची सिंह तेरे साथ शायद बात करेगा, फिर तेरा हर्ज भी करेगा। कुछ भी कहो, क्या इस वक्त बंची सिंह का सितारा बुलंद है? आज तू उसकी मदद करेगा तो कल वह तेरे काम आएगा। मिल्खा सिंह चुप रहा। मुंशी ने उसकी खामोशी को नीम रजा समझकर उसे और भी पक्का करने के लिए कहा, आज खाना तू इधर ही खाना।
नशे पानी का बंदोबस्त है ही। मुंशी, तू कलम चोर मुंशी है। मैं ठीक कहता हूँ, तू कलम चोर मुंशी है। अगर तू सांप होता तो तेरा कांटा पानी भी न मांगता, मिल्खा सेन ने ठहाका मारते हुए कहा। उपन्यास का 5वां भाग मैं आपको बहुत जल्द सुनाऊंगी। उपन्यास के ये भाग आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।